Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम बात करते हैं एक्सपायरी की। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट की ना एक्सपायरी होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है वो फ्यूचर्स की कब होती है? फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है, अब तो चेंज कर दिया ना एक्सचेंज ने, क्या कर दिया? मंडे कर दिया, मंडे कर दिया ना। अभी तक जो एक्सपायरी होती है वो कब होती है? थर्सडे को, यानी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, अब ये जो एक्सपायरी होती है ना, ये तीन तरह की होती है। एक होती है नियर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है, अब ना नॉर्मली तीन तरह की एक्सपायरीज होती हैं। तो ये कौन सा महीना चल रहा है अभी? मार्च का, अप्रैल हो गया ना। तो अप्रैल का जो महीना है इसे हम कहेंगे करंट कॉन्ट्रैक्ट। मई का जो महीना है इसे कहेंगे हम मई का कॉन्ट्रैक्ट, और जो फार है इसे हम कहेंगे जून का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप डायरेक्ट इसे बाय कर सकते हो क्या फार कॉन्ट्रैक्ट? शाबाश, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, अब मान लेते हैं XYZ शेयर है और XYZ शेयर अभी चल रहा है अप्रैल में 100 रुपए का। तो इसकी एक्सपायरी होगी ना लास्ट थर्सडे को। तो लास्ट थर्सडे कब का है? इस महीने की 25 तारीख को, तो 25 अप्रैल। ठीक है, अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये XYZ शेयर आपने खरीदा मान लेते हैं, और XYZ जब आपने शेयर खरीदा तो इसमें आपका टारगेट था 110 रुपया। ठीक है, और जब इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई ना तो ये 110 का भाव नहीं था, इसमें कितने का भाव था? मान लेते हैं 105 रुपए का। तो अभी आपका टारगेट आया क्या? नहीं। तो अभी आप क्या करोगे? इसे होल्ड करोगे? शाबाश। तो अभी आप इसे होल्ड तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो इसके बाद अवेलेबल ही नहीं है। तो यहां पर अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया था पहले, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसे सेल करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? नील हो गया ना आपका, कोई भी पोजीशन अब आपके पास नहीं बची। ऐसा ही है, पर अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया ना, तो आप सेम पोजीशन बाय करोगे फिर सेल करोगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया नील। अब आप इसी XYZ शेयर को मई के कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर लोगे। तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं रोल ओवर। तो रोल ओवर का मतलब क्या होता है? जब सेम पोजीशन हम नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी करके लेकर जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर इसे सेल क्यों किया? क्योंकि इसे होल्ड ही नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। यानी एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी से मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, खत्म हो चुका। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? 105 पे भी बाई करेंगे तो जी 105 पे सेल करेंगे ना, पहले तो सेल ही किया, और अब वहां पर मान लेते हैं 106 का भाव होगा तो 106 पे बाय करेंगे। जी है ना, जो भी प्राइस चल रहा होगा बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट नहीं किया तो क्या होगा? राइट। अब आप सोचो कि आप इसे एग्जिट ही नहीं कर रहे हो, तो एक्सचेंज फिजिकल डिलीवरी दे देता है आपको। अगर आपने 3:30 बजे से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप सेटल नहीं किया तो एक्सचेंज आपको फिजिकल डिलीवरी दे देगा। इस शेयर की 5000 की क्वांटिटी आपको डिलीवरी पे लेनी पड़ेगी, तो उसे कहते हैं फिजिकल डिलीवरी। इक्विटी में आ जाएंगे। अब सवाल ये होना चाहिए आपका कि किसी के पास उतने पैसे ही ना हो, फिर एक्सचेंज पेनल्टी लगाएगा आपके ऊपर। अगर मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ तो पेनल्टी आएगी। एक्सचेंज बोलेगा कि फिर ऐसे काम क्यों करते हो? दोबारा बताते हैं। मान लेते हैं 25 अप्रैल को एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। अब मान लेते हैं वो ट्रेड किसी के पास होल्डिंग में चल रहा है, वो करना भूल गया उसको, उसने सोचा एक्सचेंज अपने आप कर देगा, तो एक्सचेंज अपने आप नहीं करता। अब एक्सचेंज ने ये मान लिया है कि ये इंसान फिजिकल डिलीवरी लेने में इंटरेस्टेड है। कब लेगा वो? जब बाय साइड पे पोजीशन होगी, और सेल साइड पे होगी तो उसको शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाय का ट्रेड मान लेते हैं, अगर किसी ने होल्ड करा हुआ है और सेटल नहीं किया तो एक्सचेंज फिजिकल डिलीवरी दे देगा उसको, और वो डिलीवरी के लिए मान लेते हैं 5 लाख का मार्जिन चाहिए, पर उस बंदे के अकाउंट में रखे हैं 1.5 लाख रुपए, तो 3.5 लाख रुपए शॉर्टफॉल हो गया। तो ये 3.5 लाख रुपए या तो आप अगले 3 दिन में आप डिपॉजिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं आएगी। और अगर आपके पास वो पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एक्सचेंज पेनल्टी लगा देगा। ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये तो हमारे आपस में होता है कि चलो कर लो ऐसा, पर वो नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हमने पढ़ा था ना। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सेल के केस में आपने 5000 शेयर देने हैं उनको, हाँ देने नहीं, उनको शेयर देने हैं ना आपको सेल के केस में। तो देखो ऐसे समझो, बाय के केस में एक्सचेंज देगा, पर सेल के केस में तो आप दोगे ना, तो आप परचेज करके दे दोगे, पर अगेन आपके पास वो शेयर तो होने चाहिए, फिर मार्जिन का इंतजाम करो, शेयर खरीदो, वही सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, वो डिलीवरी में ही देने पड़ेंगे। देखो आपके पास बाय पोजीशन थी 25 तारीख को, तो एनी हाउ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो आपको सेल करना ही पड़ेगा। तो आपने बाय करके जब सेल किया तो पोजीशन नील हो गई ना, तो कोई पोजीशन पड़ी नहीं आपके पास। पर क्योंकि अभी शेयर इस शेयर पे आप अभी भी बुलिश हैं, अभी भी आपको लगता है ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, मई में इसे दोबारा खरीद लेंगे। जब इसी पोजीशन को आपने दोबारा क्रिएट कर दिया तो इसी को रोल ओवर कहा जाता है। ये फिर मई के महीने में वो होगा, पर मई के महीने तक तो आप इसे होल्ड कर सकते हो ना। जी बिल्कुल हो सकता है ना, इसी प्रोसेस को फिर आगे कंटिन्यू करते चलो। जी बिल्कुल, हर मंथ ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं ना अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, जब टेक्निकल पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि ये लेवल है जहां पे आप खरीदेंगे तो नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। दूसरा बताऊंगा फंडामेंटल में कि यहां पे खरीदेंगे तो नुकसान होगा ही नहीं। तो जब फंडामेंटल वैल्यू आती है तो आपको बिना डरे खरीदना चाहिए। तो अब यहाँ पे लर्निंग ना आप सबके लिए ये है कि देखो यार, स्टॉक मार्केट में ना मैंने देखा है फॉर्च्यून्स बनते हुए। स्टॉक मार्केट में ना लोग इतने ज्यादा कामयाब हो जाते हैं जो कामयाब होते हैं, और उसका ना कोई शॉर्टकट नहीं है। पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम अमीर आदमी कैसे बन सकते हो। एक ही मूल मंत्र है, जो तुम्हें जेब खर्चा मिलता है ना, जो तुम्हारे फादर साहब देते हैं तुम्हें, उसमें से 50% बचाना शुरू कर दो, ठीक है। और वो बचा के क्या करो, स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दो सीखने के बाद। ऐसा नहीं कि कल गए ऐसे जोश जोश में खरीद लिया और पता चला स्टॉक लोअर सर्किट पे आ गया। तो तुम्हें क्या करना है, 50% बचत, और वो स्टॉक मार्केट में सीखने के बाद लगा दो शेयर्स में। फिर क्या होगा, जब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करके, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लेते हैं 5 साल है अभी तुम्हारे, जब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो भाई साहब तुम्हारे पास कितना पैसा होगा तुम्हें पता है, जितना बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है। 50 लाख से अच्छा बिजनेस हो जाता है यार, मुझे ऐसा लगता है। तो 50 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे अगले 5 साल में। तुम बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5000 रुपए महीने। अब तुम्हें और चीज बताता हूँ, तुम सोचो कि तुम लोग सब ना एक टारगेट रख के चलो कि मैं ना अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी मार्केट में, ठीक है। तो क्या होगा, 10 साल में ना मार्केट बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है ना वो ट्रांजिशन फेज में है। तो ट्रांजिशन फेज ऐसा फेज होता है जहां पे 100x ग्रोथ होती है किसी भी इकोनॉमी की। वो चाइना की हुई, आपने देखा ना चाइना की 95 से लेकर 2010 में जो हुआ, उस ट्रांजिशन फेज में अब हम आ गए हैं। तो वो मार्केट जितना बड़ा बना उतना ही बड़ा हम बनने वाले हैं अगले 10 साल में। तो अब ये 10 साल में अगर हम बनेंगे तो स्टॉक मार्केट क्या है, रिफ्लेक्टर है ना इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो वो कहां पे आएगा, स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में तुम इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, अगले 10 साल में तुम सबका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। अब मैं तो आजकल बच्चों से मिलता हूं तो मैं सबसे ऐसे पूछता हूं, भाई तुम रिटायर कितने पे होना चाहते हो। तो आजकल बोलते हैं सर कोविड के बाद तो कोई जीता ही नहीं है। तो देखो यार, बात है, सच्ची बात है। अब यार जब हम पढ़ते थे बचपन में तो हम तो ये सोचते थे कि चलो हम 45 साल में रिटायर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब जमाना चेंज हो गया। अब देखो यार, हर बंदे के पास पैसा भी नहीं है ना। 10-20 बंदों को मार्केट से अलग कर दो तो हर बंदे के पास थोड़ी ना करोड़ों रुपए। तो कई बंदे तो पूरे उसके लिए काम करते हैं, अपने ब्रेड बटर के लिए काम करते हैं, है ना। तो शादी के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है बंदे की, बच्चों के बाद और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कमा नहीं पाता बंदा, या कमा पाता है तो वो खर्चा हो जाता है, सेव नहीं कर पाता। पर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो किसी बुक में भी मिल जाएगी तुम्हें यूं तो, पर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है जब मैं बता रहा हूं तो।
शादी से पहले तुम जितनी ग्रोथ कर सकते हो ना वो कर लो, शादी के बाद नहीं हो सकती ग्रोथ। रीजन बताता हूं तुम्हें, शादी के बाद ना इंसान रिस्क नहीं लेता, और जहां रिस्क लेना खत्म करता है ना इंसान, वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है जिसकी शादी हो गई वो आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल ये मतलब नहीं है, पर तुम्हारे चांसेस ज्यादा हैं जिनकी शादी नहीं हुई। और जो स्टूडेंट है यानी स्पेशली आप लोग, यानी आप लोगों के पास वो रास्ता है जो 5,000 से आपको अगले 10 साल में इंडिपेंडेंट बना देगा, रिटायर्ड बना देगा, ठीक है। जबकि हमारे पास वो रास्ता नहीं है, हमसे मतलब है जो 30 साल से बड़े, ठीक है। तो उनके पास तो क्या है भाई, उनको तो मेहनत करनी है, और अभी तो सबको बहुत सारे खर्चे वैसे ही होते हैं। अब तुम डिपेंडेंट हो, तो डिपेंडेंट हो के तुम सोचो अगर रिटायर हो जाओ तो तुम्हारे घर वाले नहीं कहेंगे बेटा गलत कंपैरिजन करता था, मैं तो तेरा असली तो सोना तो ही है घर का, यही बोलेंगे तुम्हारे घर वाले। अब देख लो यार, तुम उन्हें चांस देना चाहते हो, प्राउड फील कराना चाहते हो कि नहीं। तो अब ये हो गई एक्सपायरी, और एक्सपायरी जैसा मैंने बोला 3 तरह की होती है, करंट, नियर और फार। अब आप देखोगे कि यहां पर ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। सो निफ्टी आप सब जानते हैं इंडेक्स है, और निफ्टी अभी चल रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 23,000, ठीक है। तो अभी जो 23,000 का निफ्टी है, इसका लॉट साइज कितना हुआ हमें पता चलेगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या हुआ, इसका लॉट साइज है ये 75 का, और 23,000 इसकी वैल्यू है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 17,25,000, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। अब निफ्टी के लिए जो मार्जिन लिया जाता है ना वो 2 लाख का है, ये घटता बढ़ता रहता है, पर नॉर्मली अभी आप ये मान के चलिए ये 2 लाख का है। तो तकरीबन हम ये मान लेते हैं कि निफ्टी में अभी 8% का मार्जिन या 8.5-9% का मार्जिन लिया जा रहा है। इंडेक्स में मार्जिन कम होता है, शेयर में ज्यादा होता है, ठीक है। शेयर में जो 20% वाला फॉर्मूला मैंने दिया है वही होता है, उससे ऊपर ही होता है, ठीक है। तो 20% के आसपास शेयर में, और निफ्टी का जो मार्जिन है वो कम है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या है, 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है और 2 लाख का निफ्टी में मार्जिन है। तो आपको एक लॉट निफ्टी का खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, 2 लाख चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट यहां से ऊपर गया तो आपको कितना पैसा मिलेगा बाय करने पर, 75 इंटू 100 यानी 7,500, और नीचे गया तो लॉस कितना होगा, 7,500, ठीक है। तो लॉट साइज से आपको रिस्क का पता चलता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये हो गया हमारा, तो ये तो समझ में आ गया था। ये मान लेते हैं निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है, और उसका जो लॉट साइज है ये है 75 का। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 17,25,000, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई ना, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो सीवी कर देता हूं शॉर्टकट में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो आपको टेक्निकली 17,25,000 रुपए की वैल्यू जो नजर आ रही है वो देनी नहीं है, देना है इसका 10% मान लेते हैं। तो इसका 10% हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए बना एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब ये जो 2 लाख रुपए है ना ये मार्जिन हो गया। तो निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितना मार्जिन देना है, 2 लाख रुपए। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी आपने खरीदा जो है अभी 23,000 पे, तो 23,000 से अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आ जाता है, 100 पॉइंट्स अप चला जाता है, और आपने निफ्टी को किया है बाय, तो आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं है। आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 100 पॉइंट इंटू लॉट साइज, जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो ये आ गया 7,500। तो ये 7,500 का प्रॉफिट है आपका। और अगर आपने निफ्टी खरीदा और निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चला गया तो ये है आपका लॉस। आ रहा है समझ में। अभी तो ये जो लगा हुआ है ना वो बताया, नॉर्मली शेयर में ज्यादा होता भी दिखाऊंगा आपको, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ बिल्कुल सेम, हर चीज में सेम ही काम करेगा। यस बिल्कुल। तो देखो मैं गया इक्विटी फ्यूचर्स में, अब यहां पर देखो इक्विटी फ्यूचर्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद
आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। एफएनओ में जो शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं उनकी सब लिस्ट यहां पे आपके सामने आ जाएगी। तो अब सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है आरती इंडस्ट्री का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आरती इंडस्ट्री का लॉट साइज कितना है, ये लिखा हुआ है, मेंशन है 1000 शेयर्स का। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आरती इंडस्ट्री का करंट मार्केट प्राइस क्या है, 402 रुपए। अब 402 रुपए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से तो 4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई। पर मैंने तो आपको पढ़ाया है कि मिनिमम 5 लाख की वैल्यू होती है। तो ऐसा क्यों है कि ये 4 लाख है? तो ऐसा इसलिए कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो आरती इंडस्ट्री 500 के ऊपर ट्रेड हुआ करता था। पर ड्यूरिंग द ट्रेड या कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्सचेंज है इसको दोबारा से रिव्यू करता है 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद अगर प्राइस ऊपर नहीं गया स्टॉक का तो उसका लॉट साइज बढ़ा दिया जाता है। तो अभी आरती इंडस्ट्री का लॉट साइज बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 लाख के नीचे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये जो 24 तारीख वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसे कहेंगे हम करंट कॉन्ट्रैक्ट, 29 मई वाला है इसे कहेंगे नियर कॉन्ट्रैक्ट, और 26 जून वाला है इसे कहेंगे फार कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया तो यहाँ पर ये जो इसका मार्जिन है कितना लिया जा रहा है, 23% का। तो 23% का मार्जिन कितना हो गया, 9 लाख कह रहा हूँ 93,740 रुपीज। और अब आप देखो कि ये जो नियर कॉन्ट्रैक्ट है ये 1000 रुपए ज्यादा क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि अगर आप इसे खरीदोगे डायरेक्टली तो आपके पास अब जो एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की वो 60 डेज की हो गई। तो उसका एक बेनिफिट आपको मिला ना कि यहां पर आपकी ब्रोकरेज भी बचेगी, टैक्सेस भी बचेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ जाएगी आपकी। कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट को। तो इसीलिए यहां पर आपको अब 93,000 नहीं देने, अब आपको 94,000 रुपीज देने। ये जो 1000 रुपीज बढ़ गए हैं मोटा मोटी, मैं राउंड ऑफ में वैल्यू में बात करता हूं, तो ये 1000 रुपए जो ज्यादा देने पड़ रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ कैरी कहा जाता है इसे। अब अगर मैं अगले लॉट में काम करूं तो यहाँ पे 1000 रुपए और बढ़ जाएंगे, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए यही एक्सपायरी 90 डेज की हो गई। आप समझ पा रहे हैं? अलग ही होगा, अलग ही होगा। हाँ, और देखिए यहाँ पर है ना, ये प्राइस भी अलग है। देखिए ये 402 का प्राइस है, तो 404 का प्राइस है, और ये 406 का प्राइस, तो प्राइस भी अलग होता है। अब इसी तरह से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आप सब यहाँ पे इसी तरह से देख सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जितने भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना वो थोड़े प्रीमियम पे ही ट्रेड करते हैं। एक्सपेक्टेशन होता है कि ज्यादा समय में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इसीलिए नहीं, मार्जिन परसेंटेज सेम है, पर ये जो है ना कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ गया ना, प्राइस चेंज हो गया ना। देखो अगर आप अभी करते हो ना, आप अगर 26 जून का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो आरती इंडस्ट्री करंट में चल रहा है 402 रुपए, पर आपको 407 रुपए देना पड़ेगा, जो इसके 5 रुपए ज्यादा है। तो 5 रुपए क्यों ज्यादा दे रहे हो आप? ये कॉस्ट ऑफ कैरी है, तो ये आपका प्रॉफिट है। तो आपका प्रॉफिट कहां पर होगा? करंट कॉन्ट्रैक्ट में 402 के ऊपर और फार कॉन्ट्रैक्ट में 407 के ऊपर। आप सोचिए 3 महीने बाद इसका प्राइस हो गया 450, तो आपका फायदा कितना हुआ? 43 रुपीज। पर अगर मान लीजिए ये जून में चला गया 300 रुपए, तो नुकसान कितना हुआ? पर यहाँ पर फायदा क्या है कि आपको ना ये एक्सपायरी की टेंशन नहीं है, इस एक्सपायरी की टेंशन नहीं है। आप 90 दिन तक अपने कॉन्ट्रैक्ट को ना पैसा डाल के टेंशन फ्री होके सो सकते हो बिना मार्केट देखे। आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कितने दिनों का समय है ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने का? नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। वो तो यहाँ पर करना पड़ेगा अगर आपने ये वाला होल्ड किया हो। हाँ, पर आपने तो ऑलरेडी 3 महीने का लिया, तो आपको होल्ड करना है, मतलब आपको ये नील नहीं करना पड़ेगा कभी, जब आपकी इच्छा हो। तीनों बाय नहीं करे, सिर्फ अभी तो एक ही बाय किया है। आप करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर। पर अब सवाल ये उठता है कि आप ये क्यों करोगे, ये क्यों नहीं करोगे?
तो अगर आपके पास कम समय होता है मार्केट को देखने का तो आप लंबी एक्सपायरी में काम करना चाहोगे ताकि रोज की टेंशन ना हो। कोई बात नहीं, इसे ना गूगल करिएगा, गूगल करिएगा मार्जिन कैलकुलेटर, फ्यूचर मार्जिन कैलकुलेटर, यही पेज खुल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपके पास जो ऐप है ना जिस पे आप काम करते हैं उस पे भी होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस। तो कोई भी शेयर ऐसे रैंडमली कोई भी शेयर बोलो, CDSL, ठीक है, ये देखिए CDSL का शेयर प्राइस देखिए। तो CDSL का शेयर प्राइस क्या चल रहा है अभी 1236 चल रहा है, पर इसका फ्यूचर प्राइस ना 1236 नहीं होगा, या तो 1236 के ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर CDSL फ्यूचर टाइप करता हूँ। ठीक है, फ्यूचर शेयर प्राइस। अब यहाँ पर देखना, अब ये जो 1217 है तो ये तो इसका स्टॉक का प्राइस हो गया, और ये जो 1217 है इसका फ्यूचर का प्राइस है, यानी इस प्राइस के नीचे है। तो जब स्पॉट प्राइस के नीचे फ्यूचर प्राइस होता है तो इसे बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, और स्पॉट प्राइस के जब ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो देखो ये जो है ना, मैं जैसा मैंने आपको बताया, तो ये स्पॉट प्राइस है। ठीक है, और ये स्पॉट प्राइस है, और इसका जो फ्यूचर प्राइस है ना वो मैं नोट यहाँ पे लिख देता हूं। तो जो CDSL का अभी फ्यूचर प्राइस है वो है 1217 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 35 स्पॉट प्राइस है और ये फ्यूचर प्राइस है। तो फ्यूचर प्राइस अभी डिस्काउंट पर चल रहा है। कितना डिस्काउंट है? 18 रुपीज मान लेते हैं। तो डिस्काउंट है 18 रुपीज। पर अगर ये 1235 के ऊपर होता तो इसे कहा जाता प्रीमियम। ठीक है, परफेक्ट।